वागले की कार दत्तानी की कोठी के करीब पहुंची। उसने फासले से कोठी के सामने खड़ी सफेद एम्बेसडर को और फिर उसके पहलू से गुजरते समय दो हवलदारों के बीच बैठे जामवंत राव को देखा। वह समझ गया कि जामवंत राव गिरफ्तार था और उसी से हासिल जानकारी के दम पर पुलिस आंटी के घर पहुंची थी। दत्तानी वहां कैसे पहुंचा था, अलबत्ता ये बात अभी उसकी समझ से परे थी। उसने कार को आगे मोड़ तक ले जाकर बाएं घुमाया और फिर उसे वहीं फुटपाथ के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। वहां से वह पिछवाड़े की सर्विस लेन में पहुंचा और फिर उसमें चलता हुआ दत्तानी की कोठी की तरफ वापस लौटा। कोठी के पिछवाड़े में सन्नाटा था। वह चुपचाप दीवार फांद गया और कोठी के पहलू से होता हुआ उस खुली खिड़की की तरफ बढ़ा जिसके भीतर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसी क्षण दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की आवाज गूंजी। वागले खुली खिड़की के करीब पहुंचा। पुलिस, कोई हड़बड़ाए स्वर में भीतर से बोला। साले, कोई कर रहा है? सायरन बजने का मतलब यह थोड़ा ही होता है कि पुलिस यहाँ आ रही है। हमारे वाले हादसे की तो अभी पुलिस को खबर भी नहीं लगी होगी। लगी भी होगी तो उन्हें क्या पता कि उन्होंने यहाँ आना है। लेकिन यह सायरन, पुलिस वालों का यह बाजा तो बजता ही रहता है। अपने अफसर के लिए पान खरीदने भी जाते हैं तो सायरन बजा कर जाते हैं। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो कैसे पहुंच जाएगी? कोई मजाक है? बाप, एक नया स्वर सुनाई दिया। हमारा कहना मानो तो अभी भी माल लेकर फुट चलो। बूढ़े का क्या करें? इसे यहीं शूट कर देते हैं। चुप रहो सालो, बोला ना, अभी इधर इंतजार करने का है। खामोशी छा गई। वागले ने हिम्मत करके खिड़की की चौखट से तनिक ऊंचा सिर उठाया तो उसे एक कुर्सी के साथ बंधा रूपचंद जगनानी दिखाई दिया। वह सक पकाया। रूपचंद दत्तानी की कोठी में गिरफ्तार। यह नजारा तो अपनी कहानी खुद बयां कर रहा था। यानी कि जैसे रूपचंद ने पहले सोहल की फिराक में इकबाल सिंह को चैम्बूर में उनके यहाँ पहुंचाया था, वैसे ही अब रूपचंद की मदद से दौलत की फिराक में दत्तानी आंटी के घर पहुंच गया था। भीतर मौजूद दत्तानी के प्यादों का वार्तालाप साफ बता रहा था कि माल वे लोग आंटी के घर से खुद कब्जाने में कामयाब रहे हैं। अब वागले को इस बात से बड़ी संतुष्टि का अनुभव हो रहा था कि वह और विमल अपना हिस्सा पहले ही काबू में कर चुके थे। तभी किसी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। वागले ने तुरंत सिर नीचे कर लिया और कान खड़े करके भीतर से आती आवाजें सुनने लगा। ड्राइवर के साथ अशोक और फाल्के मुख्य द्वार पर पहुंचे। अशोक कुछ क्षण मुख्य द्वार के साथ कान लगाकर खड़ा रहा और फिर ड्राइवर के कान में फुसफुसाया, दरवाजा खुलवा। ड्राइवर ने दरवाजे पर दस्तक दी और कॉल बेल भी बजाई। कौन है? तत्काल दरवाजे के पार से सवाल हुआ। अपू ने उस्ताद। ड्राइवर बोला। शेरू, क्या बात है? ड्राइवर ने अशोक की तरफ देखा। अशोक ने अपनी कन की उंगली उसे दिखाई। टॉयलेट जाने का है, ड्राइवर बोला। दरवाजा खुला। अशोक ने ड्राइवर को खुलते दरवाजे के भीतर धक्का दिया। ड्राइवर दरवाजा खोलते एक प्यादे की छाती से टकराया। दोनों एक दूसरे से उलझे भरभरा कर नीचे गिर पड़े। पहले अशोक ने, फिर उसके पीछे फाल्के ने दरवाजे के भीतर छलांग लगा दी। दोनों तरफ से गोलियां बरसी। 1 मिनट में ही वहां हाहाकार मच गया। फिर जैसे सब कुछ शुरू हुआ वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया। ड्राइवर समेत दोनों प्यादे मारे जा चुके थे और मूर्ति बड़ी शोचनीय अवस्था में बार को पीठ लगाए फर्श पर पड़ा था। उसकी छाती में 2 जगह गोलियां धसी हुई थी। तब कहीं जाकर अशोक को एक कोने में एक कुर्सी से बंधे पड़े रूपचंद जगनानी के दर्शन हुए। अशोक के नेत्र आश्चर्य से फट पड़े। वो लपक कर अपने बाप के पास पहुंचा। पापा? वह आश्चर्य और आतंक मिश्रित स्वर में बोला। आप यहाँ कैसे? आपकी यह हालत? तू? रूपचंद बड़ी कठिनाई से बोल पाया। गोवा से आ गया पुटड़े? हाँ, कल ही आया था। लेकिन आप? अरे पहले इन्हें आजाद तो करो, फाल्के बोला। अशोक ने जल्दी जल्दी अपने पिता के बंधन खोले। उस क्रिया में उसे अपने पिता के शरीर पर कोड़ों से पीटे जाने के और प्रेस से जलाए जाने के कई निशान दिखाई दिए। क्यों किया? अशोक विक्षिप्त की तरह बोला। क्यों किया इन हरामजादों ने ऐसा? कौन है आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार? यह बार के पास घायल पड़ा मवाली? मैं साले का खून पी जाऊंगा। अशोक ने कहर भरी निगाहों से मूर्ति की तरफ देखा। अशोक पर उसके यूं देखने का रत्ती भर भी असर ना हुआ। ओहो, वह व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। तो यह बूढ़ा इस पुलिस का बाप है? कमाल है तेरी भी कुदरत, नीली छतरी वाले। क्या जोड़ी बनाई है बाप बेटे की। बाप मटका कलेक्टर, वॉल डकैत और बेटा पुलिसिया, क्या कहने। अशोक मूर्ति के पास आया। उसने अपने जूते की ठोकर उसकी पसलियों में जमाई और बोला। क्या बकता है? पुलिस अफसर साहब, मूर्ति विशेले स्वर में बोला, जरा अपने बाप से पूछो कि मटके की कमीशन से इसका पेट नहीं भरा था जो वह डकैतों और सेंधमारों का साथी बन गया। यह भी पूछोगे जौहरी बाजार की डकैती में से इसे कितना हिस्सा मिला। क्या बकता है हरामजादे।
और अपने बाप से यह भी पूछना कि इसने अपने साथियों के साथ दगाबाजी क्यों की। मेरा बाप ऐसा नहीं, कैसा नहीं, मटका कलेक्टर नहीं, सेनवार नहीं, डकैत नहीं या दगाबाज नहीं। साले मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पी जा साले पुलिसिए, बहु तेरा बहरा है। मेरे खून से अगर अपने बाप की करतूतें तुझे हजम होती हो तो पी जा। कमीना, उस बैग को देख साले पुलिसिए, जिसमें डकैती का माल भरा पड़ा है। अगर इस माल की खबर तेरे बाप ने हमें ना दी होती तो हमें कैसे मालूम होता कि माल कहाँ था। इसने, तेरे बाप ने, तेरे दगाबाज बाप ने हमें बताया कि माल कहाँ था। ना सिर्फ बताया बल्कि यह हमें अपने साथ वहां लेकर गया। पूछ इससे, मेरे से पूछने की जगह इससे पूछ। जो कुछ मैंने कहा उनमें से कौन सी बात झूठ है, पूछ पूछ। अशोक अपने पिता की तरफ घूमा और गला फाड़ कर चीखा, पापा कहो कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, कहो कि यह आदमी झूठ बोल रहा है ताकि मैं इसकी बोटी बोटी सारे कमरे में छितरा दूं। बोलो पापा बोलो। रूपचंद का सिर उसकी छाती पर झुक गया। अशोक के मुंह से गहरी सांस निकली। तो यह सब सच है? अशोक हताश स्वर में बोला, सच कह रहा है यह मवाली। तू वही है जो यह मवाली बोला? साला मटका कलेक्टर, सेंधमार, डकैत। तूने इतना जुल्म काहे को किया मेरे साथ? मेरी वर्दी को दागदार किया तो मेरे बाप ने, मेरी सारी आइंदा जिंदगी की तबाही का सामान किया तो मेरे सगे बाप ने। यह क्या किया तूने? क्यों किया, क्यों किया? उसका गला रूंध गया, आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई। रूपचंद ने जवाब ना दिया। उस वक्त वह आत्मग्लानि और पश्चाताप की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। तेरा बाप की जुबान तेरे सामने नहीं खुलने की मूर्ति बोला। वह हकीकत अपनी जुबान से कबूल नहीं कर सकेगा। इधर आ, मैं बताता हूं क्यों तेरे बाप ने ऐसा किया। अशोक फिर मूर्ति की तरफ आकर्षित हुआ। तेरा बाप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके सिर पर धमकी की तलवार लटक रही थी। कैसी धमकी? अशोक खोखले स्वर में बोला, तेरी बीवी और बच्ची की अगुवाई की धमकी। उन दोनों के साथ तेरे बूढ़े बाप की आंखों के सामने बलात्कार की धमकी। किसने दी? अशोक चीखा। हमने दी साले, हमने, जिनकी की गिरफ्त में तेरा बाप था। क्यों? क्योंकि हमारा आदमी होते हुए भी यह नहीं बताता था कि डकैती का माल कहाँ था। तुम्हारा आदमी? सालों से, मटका कलेक्टर के तौर पर। सालों से? तेरी खातिर, मेरी खातिर। अशोक के स्वर में हाहाकारी पुट था। हाँ, ताकि तेरी मुनासिब परवरिश हो सके, ताकि तू बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बन सके और अपने बाप को गिरफ्तार कर सके। मूर्ति ने एकाएक एक हिचकी ली। हिचकी के साथ ढेर सारा झागदार खून उसके मुंह से निकला। साले पुलिसिए, साले ईमानदार और अपने बूढ़े बाप के फरमा बरदार पुलिसिए, अपनी सारी उम्र जी कर दिखाना अपनी इस जिल्लत और रुसवाई के साथ जो तुझे तेरे बाप से हासिल हुई। और मूर्ति की आंखें पलट गई। अशोक पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। फ्लाइंग स्क्वाड की आवाज इस बार बहुत करीब से आई। वह आवाज सुनकर जैसे सोते से जागा। उसने एक निगाह अभी भी अपनी छाती पर अपना सिर डाले कुर्सी पर बैठे अपने पिता पर डाली, फिर उसके होठ बिछ गए और वह दृढ़ कदमों से चलता हुआ अपने पिता के करीब पहुंचा। उठ, वह अपने व्यवसाय सुलभ कठोर स्वर में बोला। रूपचंद बड़ी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा हो सका। रूपचंद जगनानी, अशोक दृढ़ स्वर में बोला, मैं तुझे डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। रूपचंद ने अपने दोनों हाथ अपने पुलिस अधिकारी बेटे की तरफ बढ़ा दिए, फिर गजब की फुर्ती के साथ उसका दायां हाथ अशोक के कोट की उस जेब की तरफ लपका जिसमें उसी घड़ी उसने अपनी रिवॉल्वर डाली थी। उसने रिवॉल्वर वहां से झपटी और उसकी नाल को अपने मुंह में डालकर उसका घोड़ा खींच दिया। फिर वह कटे वृक्ष की तरह अपने बेटे के कदमों में गिरा। उसका भेजा ड्राइंग रूम के कीमती कालीन पर छितरा गया। पापा, आर्तनाद करता अशोक अपने पिता की लाश पर झपटा, लेकिन फाल्के ने उसे पीछे से खींच लिया। कंट्रोल योरसेल्फ, वह धीमे किंतु कठोर स्वर में बोला। तो उसने जो किया ठीक किया। अपनी औलाद के भविष्य में रुचि रखने वाले बाप को यही करना चाहिए था। वो एक नालायक बाप नहीं, एक मजबूर बाप था। मजबूर फिर भी जिम्मेदार। तुम्हारा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद का खैर खुआ। देखा नहीं उसे किस बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। अगर वो कोई गलत आदमी होता तो अपनी इतनी दुर्गति हरगज नहीं करवाता। अशोक, तेरा बाप तेरी वर्दी को दागदार नहीं, उसे अपने खून से और उजला करके गया है। तुझे ऐसे बाप की औलाद होने पर फक्र होना चाहिए। फक्र होना चाहिए तुझे ऐसे बाप की औलाद होने पर। अशोक खामोश रहा। वह पलक अपने मृत बाप की दिशा में देखता रहा। तभी कमरे में आनंद फानंद कई पुलिसिये घुस आए। फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी कोठी के सामने रुकते ही वागले जिधर से कोठी में दाखिल हुआ था उधर से ही वापस खिसक गया। अपनी कार में सवार होकर वह सीधा फोर्ट में मुबारक अली के घर पहुंचा। वहां अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उसे तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। 100 की रफ्तार से गाड़ी चलाता वह चैम्बूर पहुंचा। बहुत घोटाला हो गया है, वागले ने तुकाराम को बताया। क्या हो गया? तुकाराम बोला।
वागले ने बताया। ओ, तुकाराम चिंतित भाव से बोला। रूपचंद ने तो मेरे सामने आत्महत्या कर ली थी, वागले बोला, लेकिन जामवंत राव और मुबारक अली गिरफ्तार हैं। हो सकता है कि वो दोनों या उनमें से कोई हमारे बारे में बक भी चुका हो। मौजूदा हालत में पुलिस किसी भी घड़ी यहाँ पहुंच सकती है। शायद वो हमारे बारे में जुबान न खोले, उन्हें तो कुछ हासिल होगा नहीं हमारी पोल खोलने से। रिस्क लेने का क्या मतलब? मेरे ख्याल से हमें फिलहाल यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। खोलीवाड़े, सलाउद्दीन के होटल में, और कहाँ? एक ही तो सेफ ठिकाना है हमारे पास, जिसकी सोहल को भी खबर है। ठीक है। आनंद फानंद वे दोनों चैम्बूर वाले मकान से कूच कर गए। सोमवार सुबह जामवंत राव पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में मरा हुआ पाया गया। पुलिस के डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो पता चला कि जामवंत राव हेरोइन के ओवरडोज से मरा था। आंटी के स्क्रैप यार्ड पर हल्ला बोलने की हड़बड़ी में किसी को यह सूझा ही नहीं था कि जामवंत राव ने पिछले रोज न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट में हजारा सिंह से जो हेरोइन की नई खुराकें हासिल की थी वो तब भी उसके पास थी, जबकि अंत में उसे लॉकअप में लाकर बंद किया गया था। अब पुलिस के पास केवल मुबारक अली ही बचा था जो कि यह बता सकता था कि डकैती में और कौन कौन शामिल थे और कहां पाए जाते थे। जामवंत राव की मौत की खबर सुनकर मुबारक अली शेर हो गया। उसने फिर अपनी पुरानी रट पकड़ ली कि उसे निर्दोष फंसाया जा रहा है। अगले दिन वह चिल्ला चिल्ला कर मांग करने लगा कि उसे अपने वकील से मिलने दिया जाए। दोपहर के करीब पुलिस ने उसे रिमांड हासिल करने के लिए कोई कोर्ट में पेश किया, जहां की मुबारक अली को अपना वकील बुलाने की भी अनुमति मिल गई। ताजा हालात की सूंघ में लगा वागले भी तब कोर्ट में ही मौजूद था। मुबारक अली ने उसे देखा तो उसने अपने वकील से एक कागज पेंसिल हासिल किया और जो टूटी फूटी हिंदी उसे आती थी वह उसने उस कागज पर घसीट दी। फिर आगे वागले को सौंपने के लिए उसने कागज वकील को थमा दिया। मुबारक अली को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की दरखास्त नामंजूर कर दी और पुलिस को 10 दिन का रिमांड दे दिया। 10 दिन बाद मुबारक अली को फिर अदालत में पेश किए जाने के हुक्म के साथ ही मजिस्ट्रेट ने केस दाखिले दफ्तर कर दिया। मुबारक अली को पुलिस ले गई तो उसका वकील वागले के पास पहुंचा। उसने मुबारक अली की चिट्ठी वागले को थमाई। वागले ने कोर्ट से बाहर जाकर अपनी कार में बैठकर वह चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, तुकाराम, पुलिस मेरे को तोड़ के मानेगी। मैं ज्यादा देर पुलिस की खिलाफत नहीं करता रह सकता। मेरे को छुड़वा, किसी भी तरह छुड़वा, नहीं तो पुलिस की नवाजिश हासिल करने के वास्ते मेरे को तेरा और तेरे शागिर्द वागले का नाम लेना पड़ेगा। मेरे को जल्दी छुड़वाने का कोई इंतजाम कर। मेरे को मालूम तू ऐसा कर सकता है। नहीं करेगा तो मैं समझेगा कि तूने कोशिश नहीं की। फिर तुम दोनों भी अपन के साथ ही जेल में चक्की पीसेंगा। बकलम, मुबारक अली। वागले ने चिट्ठी को तय करके जेब में रख लिया और चैम्बूर की तरफ रवाना हो गया। सोमवार नई लिस्ट में से सोलंकी ने 8 चंदानी और चेक किए। कोई उसका लक्ष्य न निकला। उस रात उसने एक बड़ा डरावना सपना देखा। सपने में डॉक्टर स्लेटर उसके चेहरे पर से गोश्त की परतें उतार रहा था और हर परत उतारने पर उससे शिकवा कर रहा था कि वह अभी तक उस वाहिद शख्स से उसका नया चेहरा नहीं छीन पाया था जिसने उसको कत्ल किया था। पसीने से नहाया हुआ सोलंकी जागा तो दोबारा सो न सका। सारी रात जागते रहने पर उसे एक बात याद आई। उसने ऑपरेशन के बाद चंदानी को डॉक्टर स्लेटर को कहते सुना था कि अहमदाबाद से 70 किलोमीटर बाहर नल सरोवर के करीब उसका एक फार्म हाउस था जो कि उसके फरार हो जाने के बाद सरकार ने जब्त करके नीलाम कर दिया था। चंदानी कह रहा था कि वापस अहमदाबाद जाकर वह किसी भी कीमत पर उस फार्म हाउस को वापस खरीदने वाला था। क्या पता वह फार्म हाउस चंदानी खरीद चुका हो और अब उसी में रहता हो। सोमवार 10 बजे ट्रेन राजनगर पहुंची, जहां से टैक्सी करके विमल सोनपुर पहुंचा। डॉक्टर स्लेटर को मरे अभी 16 दिन ही हुए थे, लेकिन उसका क्लिनिक उजाड़ हालत में पहुंच भी चुका था। क्लिनिक की 2 मंजिली इमारत के सामने की देखभाल कतई बंद हो चुकी मालूम होती थी। कंपाउंड का विशाल फाटक बंद था। वह सड़क पर ही टैक्सी से उतर गया और फिर पैदल चलकर फाटक तक पहुंचा। उसने फाटक खोला और भीतर दाखिल हुआ। उसे उम्मीद थी कि तुरंत कुत्ता भौंकने लगेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वहां से बाकी स्टाफ की तरह शायद कुत्ता भी वहां से विदा किया जा चुका था। वह आगे बढ़ा। एक लंबी राहदरी से गुजरता हुआ वह इमारत के सामने पहुंचा। उसने इमारत का मुख्य द्वार खटखटाने का अभी इरादा किया ही था कि द्वार खुला और चौखट पर एक विशालकाय आदमी प्रकट हुआ। कौन हो?
वह कर्कश स्वर में बोला, क्या चाहते हो? तुम कौन हो? विमल अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, जैक। तुम? हेल्गा कहाँ है? यही है। क्यों? मैंने उससे बात करनी है। किस बारे में? सोलंकी के बारे में। क्या बात करनी है? उसे कुछ बताना है क्या? विमल ने गहरी सांस ली और बोला, यह कि क्यों मैंने सोलंकी की जान नहीं ली। वह हड़बड़ाया और यूं एक कदम पीछे हटा जैसे किसी संभावित खतरे से दरवाजे की ओट लेकर बचना चाहता हो। तुम हो कौन? वह बोला, हेल्गा को बुलाओ, फिर वही तुम्हें बताएगी कि मैं कौन हूं। तभी इमारत के भीतर कहीं एक जनाना स्वर गूंजा, जैक। कौन है? कोई आदमी। जैक उच्च स्वर में बोला, तुम्हें पूछ रहा है। नाम पूछो। नाम बोलो। जैक बोला, उसे बाहर बुलाओ। विमल बोला, नाम नहीं बता रहा। जैक पूर्ववत उच्च स्वर में बोला, तुम्हें बुला रहा है। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर हेल्गा का ड्रम के आकार का शरीर जैक के पीछे प्रकट हुआ। तब भी वह तंबू जैसे मोटे कपड़े की वह फ्रॉक पहने थी जिसमें विमल ने उसे हमेशा देखा था। यह सोहल है। विमल पर निगाह पड़ते ही वह चिल्लाई, यह आखिरी वाला है। यह सोलंकी के बारे में कुछ कह रहा था। जैक बोला, इसे जाने ना देना। उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना हेल्गा चिल्लाई, चला कैसे जाएगा? जैक अकड़कर बोला। उसने दरवाजे से बाहर निकलकर विमल को दबोचने की कोशिश की तो विमल ने उसके पेट में एक प्रचंड घूसा धर दिया। वह दोहरा हुआ तो विमल का घुटना आकर उसकी ठोड़ी से टकराया। वह फिर सीधा हुआ तो विमल ने ताबड़तोड़ 3-4 और घुसे उसके पेट में रसीद कर दिए। इसे कहो अक्ल करे, वह बोला, लेकिन हेल्गा ने उसकी बात न सुनी। वह इमारत के भीतर की ओर मुंह करके गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी, रिची, रिची। विमल जानता था कि वह एक साथ 2 आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले जैक का धराशायी होना जरूरी था। विमल ने अपने दाएं हाथ का एक वज्र प्रहार जैक के गले की घंटी पर किया। जैक के मुंह से यूं सिसकारी निकली जैसे एकाएक गुब्बारे में से हवा पिचक गई हो। विमल ने एक और प्रहार उसकी कनपटी पर किया। जैक के पहले से मुड़ते घुटने अब उसका भार न संभाल सके और वह दरवाजे के पास फर्श पर लुढ़क गया। तभी दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ। वह भी जैक जितना ही लंबा चौड़ा निकला। वह जूडो के पोज में अपने दोनों हाथ अपने सामने फैलाए विमल की तरफ बढ़ा। दरवाजे के दाएं बाएं कई गमले पड़े थे। विमल ने फुर्ती से एक गमला उठाया और शक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के सिर पर पटक दिया। तुरंत दूसरे व्यक्ति की आंखें उल्टी और वह भी फर्श पर ढेर हो गया। हेल्गा ने आतंकित भाव से अपने दोनों मुहाफिजों की तरफ देखा, फिर एकाएक घूमकर भीतर को भागी। विमल अचेत शरीरों पर से आगे कूदा और उसके पीछे भागा। हेल्गा डॉक्टर स्लेटर के ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जबकि विमल ने उसे पीछे से पकड़कर वापस घसीट लिया। उसने विमल का मुंह नोचने की कोशिश की तो विमल ने उसे फर्श पर पटक दिया। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता, विमल बोला, मुझे मजबूर ना करो और मेरी बात सुनो। रिची, हेल्गा ने कराहते हुए आवाज लगाई, फिलहाल तुम्हारे दोनों पहलवानों में से कोई नहीं उठने का। क्या चाहते हो? वो मरे स्वर में बोली, तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे ही मतलब की। क्या? उठकर खड़ी हो। वो बड़ी मुश्किल से हेल्गा उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। रिची को होश आने दो, वह हाफती हुई बोली, वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। वो ऐसी कोई कोशिश करेगा तो पछताएगा। अपनी जान से हाथ भी धो बैठे तो कोई बड़ी बात नहीं। रिची को मारना इतना आसान नहीं। देखेंगे। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बताता हूँ। पहले अपने पहलवानों को समझाओ कि वो फिर मुझ पर हमला करने की कोशिश न करे। हेल्गा के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव आए। फिर एकाएक उसने सहमति में सिर हिलाया और गलियारे में उधर बढ़ी जिधर जैक और रिची उठकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। विमल सावधान की मुद्रा में डॉक्टर स्लेटर के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा रहा। हेल्गा उन दोनों के करीब जाकर जल्दी जल्दी उन्हें कुछ कहने लगी। दोनों ने आग्नेय नेत्रों से विमल की तरफ देखा और फिर सहमति में सिर हिलाने लगे। फिर वे दोनों गलियारे में चलते हुए विमल के करीब पहुंचे। जो कहना है, हेल्गा बोली, हम तीनों को कहो। ठीक है, विमल बोला। वह दरवाजा ठेलकर डॉक्टर स्लेटर के ऑफिस में दाखिल हुआ। ऑफिस ऐन उसी हालत में था जिसमें वह उसे पहले ही देख चुका था। कोई कमी थी तो यह थी कि खुद डॉक्टर स्लेटर वहां नहीं था। विमल डॉक्टर स्लेटर की विशाल मेज के साथ सहारा लेकर खड़ा हो गया और जेब से अपना पाइप निकालकर सुलगाने लगा। अब कुछ कहो भी, हेल्गा बेसब्रीपन से बोली। सोलंकी मुझसे मिलने मुंबई में आया था, विमल बोला। वहां वह मुझे काबू में करना चाहता था, लेकिन पहले मैंने उसे काबू में कर लिया था। फिर उसने मुझे डॉक्टर स्लेटर के कत्ल की खबर सुनाई थी और कहा था
कि जिन 3 लोगों पर उसे डॉक्टर स्लेटर का कातिल होने का शक था, उनमें एक मैं भी था। मैंने उसे साबित करके दिखाया था कि जिस वक्त वह डॉक्टर स्लेटर का कत्ल हुआ बताता था, एंड उस वक्त मैं यहाँ से सैकड़ों मील दूर मुंबई में था। सोलंकी को मेरी बात पर विश्वास हो गया। वह फौरन ही बाकी 2 जनों के पीछे जाना चाहता था और यह बात मुझे मंजूर नहीं थी। क्यों नहीं मंजूर थी? क्योंकि जैसे मैंने उसे पकड़कर अपने अधिकार में कर लिया था, वैसे ही वह काम तुम्हारा दूसरा या तीसरे नंबर का सस्पेक्ट भी कर सकता था। मैंने तो अपने से समझा बुझाकर ही बात खत्म कर दी थी। दूसरा शायद उसका कत्ल कर देने में ही अपनी भलाई समझता। उसकी मौत से तुम्हें क्या? मुझे है। तुमने उसकी वापसी की एक टाइम लिमिट फिक्स की हुई थी। वह कहता था कि अगर उस निश्चित समय में वह वापस ना लौटा तो तुम तीनों नए चेहरों की पोल खोल दोगी। इसमें मेरा नुकसान था, इसलिए मैंने सोलंकी को पकड़ के रखा था ताकि वह खामखा अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। सोलंकी को मारना इतना आसान नहीं। यह सब कहने की बातें हैं, तुम आगे बोलो। मेरा इरादा सोलंकी के साथ यहाँ आने का था ताकि वो मेरे सामने तुम्हें यह विश्वास दिला पाता कि मैं डॉक्टर स्लेटर का कातिल नहीं था। लेकिन सोलंकी किसी तरह से मेरी कैद से भागने में कामयाब हो गया। तुमने सोलंकी को कैद किया हुआ था? मजबूरन। वजह मैंने बताई ही है। कमीने, ताव मत खाओ। सोलंकी की अपनी भलाई के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जरूरी था। वह कम अक्ला आदमी खामखा अपनी जान से जाता और अपनी मौत के साथ इतनी मुश्किल से मुझे हासिल हुआ नया चेहरा मेरे से छिन जाने का सामान कर जाता। इसलिए मैं और जैक, रिची बोला, अब बड़े आराम से इसे काबू में कर सकते हैं। अभी ठहरो। हेल्गा बोली, अभी इनकी बात खत्म नहीं हुई। अभी यह और भी कुछ कहना चाहता है। क्यों? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। हेल्गा में कम से कम अपने पहलवानों से ज्यादा अकल तो थी। सोलंकी, वह बोला, अभी भी खामखा मारा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि मेरे जैसे और 2 सस्पेक्ट कौन है और वो उन दोनों में से पहले किसके पीछे भागेगा। जानकर तुम क्या कर लोगे? फिर मैं सोलंकी के पीछे जाऊंगा और तब तक वो मर ना चुका हुआ तो उसे यहां लेकर आऊंगा ताकि वह तुम लोगों को विश्वास दिला सके कि मैं डॉक्टर स्लेटर का कातिल नहीं। वो यकीन तुम ही क्यों नहीं दिला देते हमें, जैसे तुमने सोलंकी को साबित कर दिखाया कि तुम डॉक्टर स्लेटर के कातिल नहीं हो सकते थे, वैसे ही हमें भी साबित करके दिखा दो। वह सोलंकी के बगैर मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? जो सबूत तुमने सोलंकी को दिया था वो हमें नहीं दे सकते क्या तुम? वो सबूत मुंबई में है क्या वो सबूत? मैंने सोलंकी की किसी ऐसी औरत से बात कराई थी जिसके साथ मैं डॉक्टर स्लेटर के कत्ल के वक्त था। उस औरत से हमारी बात करा दो। कैसे? टेलीफोन पर। टेलीफोन तो है ना उसके पास? है, लेकिन इस 2.5 बाशिंदों के गांव में मुंबई ट्रंकाल लगने में पता नहीं कितना समय लग जाए। कोई समय नहीं लगने वाला। यहाँ हमारे पास एक टेलीफोन लाइन ऐसी है जो राजनगर से यहाँ तक खास डॉक्टर स्लेटर के लिए खींची गई थी। उस लाइन पर मुंबई सीधा डायल किया जा सकता है। वेरी गुड। उस औरत का नाम और टेलीफोन नंबर बोलो, विमल ने बताया। हेल्गा एक फोन पर वह नंबर डायल करने लगी। पहली ही कोशिश में नंबर लग गया। घंटी जा रही है, वो बोली। सब खामोश रहे। हेलो। फिर हेल्गा माउथपीस में बोली, कौन? मुझे मिसेस खांडेकर से बात करनी है। आंटी बोलो, विमल बोला। आंटी से बात करनी है। हेल्गा बोली, मैं राजनगर से उनकी बहन बोल रही हूँ। क्या? आंटी का कत्ल हो गया है? उसके बेटे का भी? डाकू घुसा है? आप कौन है? पुलिस? ओह जी हाँ, मैं फौरन पहुंचती हूँ मुंबई। उसने रिसीवर रख दिया। वहां पुलिस पहुंची हुई है, वह बोली, और कह रही है कि कल शाम आंटी और बेटे दोनों का कत्ल हो गया है। ओह, विमल निराश स्वर में बोला। अब कहाँ गया तुम्हारा सबूत? विमल खामोश रहा। मुझे तो लगता है तुम्हें पहले ही अपनी इस आंटी के कत्ल की खबर थी। अब मेरे लिए सोलंकी को तलाश करना और भी जरूरी हो गया है। क्यों? ताकि तुम उसे तलाश करके उसका कत्ल कर सको। वो किस लिए? क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर स्लेटर के कातिल तुम हो। अगर वो जानता है कि कातिल मैं हूं तो फिर वो अभी भी बाकी 2 जनों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हेल्गा के पास जवाब न था। अगर मैं सोलंकी का कत्ल करने का ख्वाहिशमंद होता तो ऐसा मैं तभी क्यों ना कर डालता जबकि वो मेरे कब्जे में था। हमें क्या पता वो तुम्हारे कब्जे में था? क्या पता वो अभी तुम्हारा कोई झूठ हो। मूर्ख औरत, अगर सोलंकी मेरे कब्जे में ना होता तो मुझे कैसे मालूम हो जाता कि डॉक्टर स्लेटर के कत्ल का बदला उतारने के लिए वह तुम लोगों ने क्या बेहूदी स्कीम बनाई थी। मुझे यही कैसे मालूम होता कि यहाँ तुम्हारे साथ 2 आदमी थे जिनमें से एक तुम्हारा भाई और दूसरा तुम्हारा आशिक है। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। हेल्गा अब की बारी झुंझला कर बोली, सोलंकी को आने दो।
हकीकत वही बताएगा, वही तुमसे निपटेगा, और वो ना आया तो निर्धारित वक्त के बाद हम नए चेहरों की पोल खोल देंगे। दाता, विमल आ भरकर बोला, मेरी खता बख्शना। क्या? हेल्गा बोली, इन दोनों में से तुम्हारा भाई कौन है? विमल का अगला सवाल, जैक। क्यों? सबसे ज्यादा प्यारा कौन है तुम्हें, भाई या आशिक, जैक या रिची? क्या मतलब यह, विमल ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, कि मैं इन दोनों में से एक को शूट करने जा रहा हूं, बोलो किसे करूं? रिवॉल्वर देखते ही तीनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। जवाब दो, विमल कहर भरे स्वर में बोला। कोई जवाब ना मिला। विमल ने जैक के पांव में गोली मार दी। जैक जोर से चीखा और कुछ क्षण अपने घायल पांव को हाथों में थामे दूसरे पांव पर फुदकता रहा और फिर फर्श पर बैठ गया। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। कमीने, हेल्गा दांत पिसती हुई उसकी तरफ झपटी। खबरदार, विमल रिवॉल्वर उसकी तरफ तानता हुआ बोला। हेल्गा रास्ते में ही ठिठक गई। इसकी जान तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार मैं इसका घुटना फोड़ूंगा ताकि जिंदगी भर यह लंगड़ाए बिना ना चल सके। कोई कुछ ना बोला। हेल्गा और रिची मुंह बाए कभी विमल को, कभी उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को, तो कभी दर्द से कराते जैक को देखते रहे। मेरे लिए आसान काम तो यह होगा, विमल विशेले स्वर में बोला, कि मैं अभी तुम तीनों को शूट कर दूं और उम्मीद करूं कि अपनी मूर्खता की वजह से सोलंकी पहले ही मारा जा चुका होगा, यानी कि मेरी सारी समस्याएं खत्म। और उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा किया। ठहरो, हेल्गा आतंकित भाव से बोली। ठहरो, क्या फायदा? विमल बड़े उदासीन भाव से बोला। जो तुम जानना चाहते हो मैं बताती हूँ। गुड। नंबर 2 का आदमी चंदानी है और तीसरे का नाम मिराजकर है। पते नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि चंदानी अहमदाबाद में कहीं रहता है और मिराजकर बेंगलोर में। तुम्हारे रिकॉर्ड में इनके पते नहीं है? हैं, लेकिन वो फर्जी निकले हैं, हमने चेक करवाए थे। फिर तो शहर भी गलत हो सकते हैं। शहर गलत नहीं है, अनजाने में उन लोगों के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली थी जो बताती है कि शहर गलत नहीं है। वो पुरानी बातें हैं, ये लोग अब शहर छोड़ चुके हो सकते हैं। यूं तो कुछ भी हो सकता है, यूं तो यह भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी का घातक एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया हो और कैंसर से कोई मर गया हो। इनके नए चेहरे की तस्वीरें दिखा सकती हो? नहीं। क्यों? विमल उसे घूरता हुआ बोला। क्योंकि फिर हो सकता है कि तुम हमारे रिकॉर्ड को नष्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारा काम तो रिकॉर्ड नष्ट हो जाने से ही बन सकता है, इसलिए रिकॉर्ड को मैंने पहले ही एक ऐसी महफूज जगह रख दिया हुआ है जहां से वो किसी को ढूंढे नहीं मिल सकता। यह देख रही हो ना मेरे हाथ में क्या है? देख तो रही हूं, लेकिन तुम जितनी मर्जी धमका लो, या मैं हरगिज नहीं बताने वाली कि रिकॉर्ड कहाँ है। वो इस इमारत में ही कहीं होगा। मैं यहाँ आग लगा देता हूँ, फिर रिकॉर्ड खुद ब खुद इमारत के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। हेल्गा मुस्कुराई। यानी कि रिकॉर्ड यहाँ नहीं है? उसने उत्तर न दिया। विमल विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कई क्षण खामोश रहा। ठीक है, अंत में वह बोला। बकौल सोलंकी, 28 तारीख तक तुमने उसका इंतजार करना है। अब इस तारीख तक तुम तीनों सब्र से बैठना। इस तारीख तक अगर मेरे और सोलंकी में से कोई भी यहाँ वापस ना लौटा तो फिर जो जी में आए करना। ठीक है? ठीक, हेल्गा बोली। मंगलवार सोलंकी कोर्ट में पहुंचा। वहां कई जनों को रिश्वत देने के बाद उसे नल सरोवर के करीब के उस फार्म हाउस की जानकारी मिली, जो कि कभी किसी हरीश चेठामल मूल चंदानी की प्रॉपर्टी हुआ करता था, और उसे कुर्की के बाद होने वाली सरकारी नीलामी में हीरालाल पटेल नाम के एक आदमी ने खरीदा था, जो कि अंबावाड़ी में रहता था। उसने अंबावाड़ी जाने का फैसला किया। वहां से उसे अगर यह मालूम होता कि उस फार्म हाउस का मालिक अभी भी हीरालाल पटेल था, तो फिर नगर से इतनी दूर नल सरोवर जाना बेकार था। लेकिन अगर हीरालाल पटेल हाल ही में वह फार्म हाउस बेच चुका था, तो फिर सोलंकी का शिकार निश्चित रूप से उसी फार्म हाउस में रहता था। कोर्ट की इमारत से निकलकर वह पार्किंग की तरफ बढ़ा तो एकाएक थमक कर खड़ा हो गया। उसने सोहल को टैक्सी से उतरते देखा। तभी टैक्सी के आगे एक बस आ गई। बस आगे से हटी तो टैक्सी पर उसे न तो वो टैक्सी दिखाई दी और ना ही सोहल। वह सोचने लगा, क्या उसने वाकई सोहल को देखा था या उसे वहम हुआ था? सोहल था या उसका वहम था? इसी उधेड़ बुन में पड़ा वह अपनी स्टेशन वैगन पर सवार हुआ और अंबावाड़ी की ओर रवाना हो गया। मुबारक अली का वकील बहुत मुश्किल से अपने क्लाइंट से मुलाकात का जुगाड़ कर पाया। मेरा ईश्वर जानता है, वकील बोला, कि इस मुलाकात के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। आइंदा दिनों में जब तक तुम रिमांड पर हो, तब तक तुम्हारे से मेरी फिर मुलाकात होना मुमकिन नहीं है। मुबारक अली ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए तुकाराम का संदेश लाया हूँ।
जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना, कोई बात दोहरानी ना पड़े, ठीक है? ठीक है। फिर धीरे धीरे मुबारक अली का वकील वो बातें मुबारक अली को सुनाने लगा जो वह तुकाराम और वागले से सुनकर आया था। अहमदाबाद आकर विमल जिस होटल में ठहरा वह कोर्ट के करीब था। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने डायरेक्टरी खोली। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने कोई 40 नाम, पते और टेलीफोन नंबर नोट कर लिए जो कि डॉक्टर स्लेटर का पेशेंट नंबर 2 हो सकते थे। फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ घसीट लिया। सबसे पहले उसका वो नंबर डायल करने का इरादा था जो कि शहर की घनी आबादी में नहीं पड़ते थे। आखिर एक फरार अपराधी सूरत तब्दील हो चुकने के बाद भी भीड़ भाड़ से परहेज रखने की नीयत रखता हो सकता था। उसने बारी बारी से नंबर डायल करने शुरू किए और उत्तर मिलने पर एक ही प्रकार के सवाल पूछने आरंभ किए। 22वीं कॉल पर वार्तालाप भिन्न हुआ। काफी देर घंटी बजती रहने के बाद फोन उठाया गया और फिर विमल को एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हरीश एम चंदानी साहब हैं? विमल ने कहा। बोल रहा हूं, तुम कौन हो? हरीश जेठामल मूल चंदानी। उस बात का गलत आदमी के लिए कोई मतलब नहीं था। वह केवल उलझन में पड़ सकता था, लेकिन सही आदमी वह नाम, अपना पूरा भूतपूर्व नाम सुनकर बौखला सकता था। इस बार वह नाम सुनने वाला बौखलाया। कुछ क्षण खामोशी रही और फिर बड़े धीमे किंतु सावधान स्वर में पूछा गया, क्या नाम बताया तुमने अपना? डॉक्टर अर्ल स्लेटर, विमल बड़े इत्मीनान से बोला। फिर जैसे श्रोता को सांप सूंघ गया। विमल को उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। हेलो, वह बोला। कौन हो तुम? इस बार फोन सुनने वाला सांप की तरफ उपकारा। क्या चाहते हो? विमल ने तुरंत लाइन काट दी। उसने अपनी लिस्ट में उस नंबर के साथ लिखा पता देखा। पता था स्प्रिंगडेल फार्म्स, नल सरोवर। अगर वही सही चंदानी था तो जाहिर था कि वह जिंदा था। आगे 3 संभावनाएं थी। सोलंकी अभी तक उसे तलाश नहीं कर पाया था। सोलंकी उसे तलाश कर चुका था और वह वैसे ही सोलंकी को अपनी बेगुनाही का विश्वास दिला चुका जैसे विमल ने दिलाया था। सोलंकी उसे तलाश कर चुका था, लेकिन उसे मारने की जगह खुद मारा जा चुका था। वह कमरे से बाहर निकला। अब उसने यह मालूम करना था कि नल सरोवर कहाँ था और वहां स्प्रिंगडेल फार्म कहाँ था। मुबारक अली इंस्पेक्टर फाल्के के सामने पेश था। 2 घंटे से उसकी डंडा परेड चल रही थी, लेकिन फिलहाल वह चुप था। मैंने बड़ों बड़ों की जुबान खुलवाई इस साले, फाल्के कहर भरे स्वर में बोला। तेरी माँ की। फाल्के का एक झन्नाटेदार थप्पड़ मुबारक अली के चेहरे पर पड़ा। मार साले, जितनी मर्जी मार। तभी दरवाजा खुला और एसीपी देवड़ा ने भीतर कदम रखा। फाल्के और उसके साथ वहां मौजूद 2 हवलदार अदब से तन गए। देवड़ा ने प्रश्न सूचक नेत्रों से फाल्के की तरफ देखा। फाल्के ने इनकार में सिर हिलाया। देवड़ा मुबारक अली के पास आया। मुबारक अली ने एक बार आग्नेय नेत्रों से देवड़ा की तरफ देखा और फिर सिर नीचे झुका लिया। इसे खोल दो, देवड़ा बोला। तुरंत उसके आदेश का पालन हुआ। पानी पियोगे? मुबारक अली ने सहमति में सिर हिलाया। तुरंत एक हवलदार ने उसे पानी पिलाया। देखो मुबारक अली, देवड़ा मीठे स्वर में उसे समझाने लगा, दिलेर और हौसलामंद होना अलग बात होती है और मूर्ख और अक्ल का अंधा होना अलग बात होती है। डकैती में तुम्हारी दिलेरी काबिले तारीफ थी, लेकिन यहाँ अपनी जुबान बंद रख के जो दिलेरी तुम दिखा रहे हो वो दिलेरी नहीं, मूर्खता कहलाती है। ये लोग तो तुम्हारा कीमा कूट डालेंगे 10 दिन के रिमांड में, और तुम्हारे जैसे अपराधी का रिमांड बढ़वा लेना मामूली बात है। मुबारक अली खामोश रहा। और फिर अब कोई फायदा भी तो हो जुबान बंद रखने का। माल पकड़ा जा चुका है, तुम्हारे 3 साथी मारे जा चुके हैं, और जो कुछ तुम हमें बताओगे उसमें से तकरीबन सारी बातें हमें पता है तो पूछते क्यों हो? मुबारक अली बोला। क्योंकि हमारी तफ्तीश बताती ये है कि अभी तुम्हारे 2 और साथी आजाद है। मुबारक अली चौंक गए ना? देवड़ा मुस्कुराया। मुबारक अली, ऐसी बातों को भापने की पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है। मुबारक अली खामोश रहा। डकैती की पहली कोशिश के दौरान तुमने सीवर में जो सामान छोड़ा था उसकी पड़ताल बताती है कि सीवर में सुरंग खोदने के काम में तुम 6 जने शामिल थे। वहां से बरामद कई चीजें, गिनती में 6 जो थी। तुम्हारा एक आदमी बाहर भी था। वो कैसे? एक तो अब हम वैसे ही जानते हैं कि रूपचंद जगदानी डकैती में तुम लोगों का साथी था और वो बाहर था। दूसरे, वायरलेस टेलीफोन भी इसी ओर संकेत करता है। एक वायरलेस टेलीफोन सीवर में से बरामद हुआ था, दूसरा बाहर बाजार में पड़ा मिला था। क्या इतना ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा एक साथी सीवर से बाहर भी था? ठीक।
मुबारक अली ने कुछ ना कहा। अब देखो, एक तो तुम हुए, दूसरा हुआ जॉर्ज सेबिस्टन जिसकी जैकेट बमय उसके लाइसेंस सुरंग में पाई गई थी, तीसरा हुआ सतीश आनंद जो कि बाजार में हमारे एक बहादुर एएसआई की गोली का शिकार हुआ था और मर गया था, चौथा हुआ रूपचंद जगनानी जिसने की दत्तानी की कोठी में आत्महत्या कर ली, पांचवा हुआ जामवंत राव जो हमारी लापरवाही से लॉकअप में मर गया। बाकी बचे दो, हो सकता है उनमें से एक खांडेकर हो, एक फिर भी बचता है और वही तुम लोगों का सरगना था और सारी योजना का दिमाग था। मुबारक अली, हमें शक है कि वो सोहल था। कौन सोहल? सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। अपन इस नाम के किसी आदमी को नहीं पहचानता। यह तुम्हारी ढिठाई है। जरायम पेशा वर्ग का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है, तो फिर तुम क्यों नहीं हुए वाकिफ इस नाम से? मुबारक अली ने कोई उत्तर ना दिया। जवाब दो, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दो। पूछो, पुलिस की मदद करने में मेरा क्या फायदा? मुझे क्या, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हासिल होएगा पुलिस की मदद करके? हाँ, देवड़ा प्रशंसात्मक स्वर में बोला। यह हुई ना समझदारी की बात। देखो, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें वादा माफ गवाह बनवाकर छुड़वा ही दूंगा। तुम्हारा अपराध बहुत गंभीर है। सशस्त्र डकैती की बड़ी लंबी सजा होती है, लेकिन एक वादा मैं तुमसे कर सकता हूं। क्या? अगर तुम तमाम हकीकत सच सच बयान कर दो, अगर तुम्हारी मदद से हम सोहल को पकड़ लेने में कामयाब हो गए, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हें कम से कम सजा हो। कितनी? 1 या 2 साल की, जबकि मौजूदा हालात में तुम कम से कम 10 साल के लिए नपोगे। फांसी भी हो सकती है। मुबारक अली सोचने लगा और देवड़ा बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जेल में अपनी सजा के हर एक दिन को तुम बादशाह की तरह काटोगे। मुबारक अली चुप रहा। ठीक है, सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। देवरा बड़े सब्र से उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। यह साला टाइम वेस्ट कर रहा है, फाल्के बोला। इस इंस्पेक्टर को दफा करो, एकाएक मुबारक अली बोला। क्या? फाल्के आंखें निकाल कर बोला। उसने मुबारक अली की तरफ कदम बढ़ाया। देवड़ा ने फाल्के को रोका और उसे वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। फाल्के निगाहों से मुबारक अली पर भाले बर्छियां बरसाता वहां से विदा हुआ। देवड़ा फिर मुबारक अली की तरफ आकर्षित हुआ। बड़े साहब, मुबारक अली धीरे से बोला, अपने वादे से फिर तो ना जाओगे? हरगिज नहीं, देवड़ा दृढ़ स्वर में बोला। तो फिर मेरा कहना मानो बाप। क्या? मुझे मारना पीटना हल्कान करना बंद कराओ। समझ लो, हो गया। मुझे इंसान के खाने लायक खाना खिलाओ। अभी फौरन उस इंस्पेक्टर को मेरे से दूर करो। वो तो गया, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। और मुझे एक कॉपी पेंसिल दो। क्यों? एक कॉपी या खुले कागज और कोई एक पेंसिल कलम? ये किस लिए? अपन तुम्हारे को वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तरबतीर तरतीबवार सब कुछ बताना मांगता है। अपन तुम्हारे को सब कुछ लिख कर देगा कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अपन को कल सुबह तक कॉपी पेंसिल के साथ रहना मांगता है। कल सुबह जब अपन तुम्हारे को कॉपी लौटाएंगा तो कुछ पूछने के वास्ते बाकी नहीं बचा होगा। अजीब बात है, देवड़ा उलझनपूर्ण स्वर में बोला। तुम अपना बयान लिख कर देना चाहते हो? मुबारक अली खामोश रहा। चलो, मंजूर की तुम्हारी बात, लेकिन सोहल का पता तो अभी बोलो। मुबारक अली ने इनकार में सिर हिलाया। कल तक अगर वो फरार हो गया तो? नहीं होगा, लेकिन फिर भी बाप, यह ना भूलो कि तुम मेरा 10 दिन का रिमांड लिया है और अभी खुद बोला है कि रिमांड और बढ़वाने की जरूरत हो सकती है। इतने दिन इंतजार कर सकते हो, कल तक नहीं? ठीक है, देवड़ा हथियार डालता बोला। मैं तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करवाता हूं। तब कहीं जाकर मुबारक अली के होठों पर क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी। तुकाराम के बताए कई निर्देशों में से एक तो पूरा हो गया था। रास्ते में कई जगह रुककर रास्ते की तस्दीक करता सोलंकी नल सरोवर पहुंचा। वहां सड़क पर एक ढाबा था जिसमें कुछ देहाती मौजूद थे। वहां भीतर घुसते ही सोलंकी को महसूस हुआ कि ढाबा तो महज दिखावे का था, असल में वहां कच्ची शराब की भट्टी चलती थी। उसने वहां से चंदानी के फॉर्म की बाबत सवाल किया। चंदानी के फॉर्म को जानने वाला तो वहां कोई ना निकला, लेकिन उसे बताया गया कि अगर वो बस वाली सड़क पर कोई आधा मील सीधा जाकर दाएं घूमता, फिर बाएं घूमता, फिर दोबारा थोड़ा सा बाएं जाकर दाएं घूमता, तो ठंडी सड़क नाम की एक लंबी सड़क आ जाती जिसके दोनों तरफ दूर दूर तक फॉर्म ही फॉर्म थे। वहां पहुंचकर वो उस फॉर्म के बारे में पूछ सकता था जिसकी उसे तलाश थी। सोलंकी सबका शुक्रगुजार हुआ और स्टेशन वैगन में जाकर बैठा। वह ठंडी सड़क पर पहुंचा। वहां हर फॉर्म के बाहर फाटक पर लेटर बॉक्स टंगा मिला जिस पर फॉर्म के मालिक का नाम लिखा हुआ था। वह आगे बढ़ता रहा। सड़क खत्म होने को आ गई, लेकिन उसे कहीं चंदानी नाम लिखा दिखाई ना दिया।
उसके मन में निराशा घर करने लगी। नाम ना दिखाई देने की सूरत में उसे नए सिरे से यह पूछताछ करनी पड़ सकती थी कि वहां कोई ऐसा फॉर्म तो नहीं था जिस पर नाम तो किसी और का चलता हो लेकिन जिसमें रहता चंदानी हो। फिर तभी उसे दाई ओर के आखिरी फॉर्म के लेटर बॉक्स पर हरीश एम चंदानी लिखा दिखाई दिया। सोलंकी ने चैन की सांस ली। वह स्टेशन वैगन को फॉर्म से आगे निकाल कर ले गया। आगे से वह उसे घुमाकर लाया और फाटक के सामने से गुजरा। फाटक पर कोई चौकीदार वगैरह न था। उसने कार को आगे ले जाकर रोका और अपनी दाई जेब में पड़ी रिवॉल्वर को टटोलता वापस लौटा। वह कम से कम 50 एकड़ का फॉर्म था। फाटक से फॉर्म के भीतर की तरफ जो राहदरी जा रही थी उसके दोनों तरफ सफेदे के दरख्त उगे हुए थे। तब तक सूरज डूबने को था जिसकी वजह से वातावरण में अंधेरा फैलने लगा था। उसने फाटक को ठेला तो उसे भीतर से बंद पाया। उसने एक बार दाएं बाएं देखा और फिर फाटक पर चढ़कर उसकी पड़ली तरफ कूद गया। फिर पेड़ों की बाई कतार की ओट लेता हुआ आगे बढ़ा। काफी आगे जाकर जब राहदरी अर्धवृत्ताकार में घूम गई तो आगे उसे एक 2 मंजिला इमारत दिखाई दी। इमारत बहुत बड़ी थी और पुराने जमाने की हवेलियों से मिलती जुलती थी। इमारत से अलग हटकर एक अपेक्षाकृत आधुनिक इमारत थी जिसके आगे लगे 3 विशाल फाटक उसके गैरेज होने की चुगली कर रहे थे। गैरेज की तरफ एक पथरीली सड़क अलग से जाती थी। गैरेज के ऊपर जो कमरे थे वो शायद नौकरों के क्वार्टर थे, लेकिन उस वक्त किसी में भी रोशनी नहीं थी। मुख्य इमारत की भारी पर्दों से ढकी एक खिड़की के पीछे रोशनी का आभास मिल रहा था। उसके अलावा केवल इमारत की पोर्टिका में एक बत्ती जल रही थी। पेड़ों के पीछे से होता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जो इमारत के सबसे करीब पड़ता था। वहां से वह चुपचाप गैरेज तक पहुंच सकता था और फिर उसके पहलू से होता हुआ इमारत के पिछवाड़े में पहुंच सकता था। उसकी अक्ल उसे यही राय दे रही थी कि उसे इमारत के पिछवाड़े से भीतर दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह अभी भूला नहीं था कि मुंबई में किस सहूलियत से सोहल ने उसे काबू में कर लिया था। वह नहीं चाहता था कि इस बार वैसा ही कुछ वहां चंदानी कर दिखाने में कामयाब हो जाता। अब फिर पकड़े जाने पर जरूरी नहीं था कि इस बार भी वह जिंदा ही छोड़ दिया जाता। अगर चंदानी डॉक्टर स्लेटर का कातिल नहीं था तब तो कोई बात नहीं थी। तब तो उसे अपने तीसरे और आखिरी शिकार मिराजकर तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। लेकिन अगर वही कातिल था तो उसके हाथों में पड़ जाने से सारी कहानी खत्म हो सकती थी। वह कई क्षण आहट लेता रहा, फिर सावधानी की प्रतिमूर्ति बना पेड़ों की ओट से निकलकर गैरेज की तरफ बढ़ा। उसने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि एकाएक पीछे से आवाज आई, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ। अपने आप को कोसता हुआ रुका। कितनी शर्म की बात थी कि इतना सावधान होने के बावजूद उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास तक न हुआ। बिना घूमे जेब से रिवॉल्वर समेत हाथ निकालो और रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। दूसरा आदेश मिला। मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, सोलंकी दबे स्वरों में बोला। है, जैसा कहा गया है वैसा करो वरना अभी शूट कर दिए जाओगे। उसने रिवॉल्वर समेत जेब से हाथ निकाला और रिवॉल्वर अपनी उंगलियों से निकल जाने दी। मेरी तरफ घूमो, धीरे से। वह घूमा। उसके सामने चंदानी खड़ा था। पता नहीं कब से वह उसकी ताक में था और कैसे चल रहा था जो उसे अपने पीछे पत्ता तक खड़कता नहीं सुनाई दिया था। सोलंकी ने देखा कि उसके एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे हाथ में टॉर्च। वातावरण में अभी रात का अंधेरा मुकम्मल तौर पर नहीं छाया था, लेकिन फिर भी चंदानी ने एक बार की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। ओहो, वह बोला, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। सोलंकी ने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। डॉक्टर स्लेटर का कातिल होने की बाबत जो सवाल वह चंदानी से पूछना चाहता था वह उसके होठों से नहीं निकल रहा था, लेकिन उसका जवाब उसे बिना पूछे ही मिल चुका था। यकीनन यही आदमी डॉक्टर स्लेटर का कातिल था। सोलंकी नाम है ना तुम्हारा? भय और आतंक से जड़ सोलंकी हामी भी न भर सका। तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी फोन कॉल से मैं सावधान हुआ था और तुम्हारे यहाँ पहुंचने का इंतजार करने लगा था। मैंने? सोलंकी बड़ी कठिनाई से जुबान चला पाया। फोन नहीं किया था। क्या कहने? तुम समझते हो ऐसा झूठ बोलने से तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन मैं सच। चंदानी ने उसे बेहिचक शूट कर दिया। सोलंकी को यूं लगा जैसे किसी ने जोर से उसे धक्का दिया हो। उसके दोनों हाथ अपने आप ही उसकी छाती पर दिल के ऊपर आकर पड़े। उसके घुटने मुड़ने लगे। फिर उसकी बुझती आंखों ने आखिरी बार चंदानी का चेहरा देखा। चंदानी उस घड़ी उसकी पीठ के पीछे कहीं देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी और आतंक के भाव थे। मरते वक्त सोलंकी यही सोच रहा था कि चंदानी एकाएक हैरान और आतंकित क्यों दिखाई देने लगा था। टूरिस्ट बस द्वारा विमल नर सरोवर पहुंचा। वहीं बस 2 घंटे बाद वहां से वापस जानी थी और विमल के ख्याल से
उसे वहां 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। वहां वह एक सड़क पर मौजूद एक इकलौते ढाबे में पहुंचा और चाय मांगी, जो कि बनी बनाई चाय की केतली में से उसे तुरंत पेश की गई। विमल ने चाय का एक घूंट दवा के तौर पर हलक से उतारा और फिर बिना किसी व्यक्ति विशेष से संबोधित हुए तनिक उच्च स्वर में बोला, यहाँ स्प्रिंगडेल फॉर्म कहाँ है? किसी ने उत्तर ना दिया। यहाँ स्प्रिंगडेल फॉर्म कहाँ है? सारे फॉर्म। इस बार कोई बोला, ठंडी सड़क पर ही है। ठंडी सड़क कहाँ है? मुखिया जी, इन्हें भी ठंडी सड़क पर ही जाना है, इन्हें भी बताओ ठंडी सड़क का रास्ता। भी क्या मतलब? अभी यहाँ। इस बार ढाबे का मालिक बोला। एक और आदमी भी किसी चंदानी साहब के फॉर्म का रास्ता पूछता आया था, यानी कि विमल सहज भाव से बोला, मेरा भाई यहाँ मेरे से पहले पहुंच गया। तुम्हारा भाई? हाँ, उम्र में मेरे से बड़ा, गठीला जिस्म, टूटी हुई नाक, स्टेशन वैगन पर। हाँ, वही था। कितनी देर हुई उसे यहाँ से गए? यही कोई 10-15 मिनट। और मेरा ख्याल था मैं पहले पहुंचूंगा। खैर, कहाँ हुई है ठंडी सड़क? पहले कोई भी नहीं बोल रहा था। तब कई लोगों ने एक साथ उसे रास्ता समझाने की कोशिश की। पहले दाएं, फिर बाएं, दोबारा बाएं, फिर दाएं। विमल मन ही मन रास्ता याद करने लगा। फिर उसने चाय की कीमत अदा की और वहां से विदा हुआ। वह ठंडी सड़क पर पहुंचा। उसने पहले फॉर्म के भीतर टहलते एक आदमी को आवाज लगाकर तस्दीक भी कर ली कि वही ठंडी सड़क थी। वह आगे बढ़ा। स्टेशन से पड़ले सिरे के करीब पहुंचने पर उसे एक और सोलंकी की स्टेशन वैगन खड़ी दिखाई दी, यानी कि वह सही राह पर था। फिर एक फॉर्म की 4 दीवारी के करीब उसे एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर स्प्रिंगडेल फॉर्म्स लिखा था। वह उस फॉर्म के फाटक पर पहुंचा तो उसके लेटर बॉक्स पर हरीश चंदानी लिखा पाया। विमल ने फांद कर फाटक पार किया और उससे आगे भीतर जाती राहदारी पर कदम रखने की जगह सफेदे के जंगल में घुस गया। जंगल में बहुत गहरा पेट कर चलता हुआ वह इमारत के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से इमारत का रुख करने के बदले वह पहले ही रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ इमारत से पार निकल गया। काफी आगे जाकर जब वह वापस घूमा तो उसने खुद को 3 फाटकों वाले गैरेज के पहलू में पाया। गैरेज की ओर से वह इमारत की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पेड़ों की ओट लेता वह आवाज की दिशा में लपका। वह थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि थमक कर खड़ा हो गया। ऐन उसके सामने उसकी तरफ पीट किए सोलंकी धाराशायी हो रहा था और उसके सामने एक स्याह काले बालों वाला और बालों के बीच में से मांग निकालने वाला रौबदार आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जिसकी नाल से तब भी धुआं उठ रहा था। उसकी निगाह विमल पर पड़ी तो उसके नेत्र फट पड़े। उसने तुरंत रिवॉल्वर वाला हाथ फिर सीधा किया। विमल ने गोली चलाई। गोली चंदानी की दाई टांग में लगी। तत्काल उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गई और वह पछाड़ खाकर नीचे गिरा। विमल ने उसके हाथ से निकली रिवॉल्वर उठाई और उसकी गोलियां निकालकर पहले गोलियां और फिर रिवॉल्वर दरख्तों में उछाल दिया। फिर उसने झुककर सोलंकी का मुआयना किया। सोलंकी मर चुका था। वह चंदानी की ओर आकर्षित हुआ। गोली चंदानी की दाई टांग से घुटने में लगी थी और जख्म में से भल भल खून बह रहा था। चंदानी गले में एक रेशमी मफलर बांधे था। विमल ने वह मफलर खींच लिया और उसे कसकर चंदानी की टांग पर जख्म से थोड़ा ऊपर बांधा। खून बहना फौरन बंद हुआ। अब वह हौले हौले रिसने लगा। विमल जानता था कि जख्म के ऊपर खून का थक्का जमते ही वह रिसना भी बंद हो जाने वाला था। रिवॉल्वर हाथ में थामे वह इमारत की तरफ बढ़ा। सारी इमारत की बत्तियां जलाता हुआ दोनों मंजिलों पर घूम गया तो उसने गैरेज के ऊपर बने नौकरों के क्वार्टरों में भी झांका। वहां कोई ना था। वह वापस लौटा। तब तक बाहर रात पड़ चुकी थी, लेकिन अब चूंकि वह इमारत की सारी बत्तियां जला चुका था इसलिए बाहर भी रोशनी थी। चंदानी को उसने उस दिशा में सरकता पाया जिधर विमल ने उसकी रिवॉल्वर और गोलियां फेंकी थी। विमल ने उसे इतनी जोर से बाहर झटक कर उठाया कि उसकी चीख निकल गई। विमल उसे सहारा देकर ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में लाया जो कि ड्राइंग रूम की तरह सजा हुआ था। विमल ने उसे एक सोफा चेयर पर धकेल दिया। घर में तुम्हारे सिवाय और कोई क्यों नहीं है? विमल बोला। नौकर चाकर नहीं यहाँ कोई? मेरी टांग, वह कराकर बोला। हाय मेरी टांग। जवाब दो। डॉक्टर को बुलाओ। पहले जवाब। आज शाम को मैंने नौकरों और मालियों की छुट्टी कर दी थी। क्यों? ताकि कत्ल का कोई गवाह ना रहे। कत्ल? जो तुम अभी करके हटे हो, सोलंकी का। उससे पहले सोनपुर में डॉक्टर स्लेटर का कत्ल भी तुमने ही किया था। उसने उत्तर ना दिया। जवाब दो। मेरी टांग, मैं दर्द से मर जाऊंगा। डॉक्टर, पहले जवाब दो। हाँ। क्या हाँ? मैंने डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया था। मैंने डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया था। मालूम तो है तुम्हें। अब तुम्हारी जुबानी सुनकर ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। विमल बाहर को बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? तुरंत चंदानी ने आर्तनाद किया। मेरे लिए डॉक्टर। विमल ने उसकी तरफ तनिक ध्यान न दिया। बगल में उसने एक बेडरूम देखा था जिसके एक कोने में राइटिंग डेस्क लगा हुआ था। विमल ने वहां से एक बॉल पॉइंट पेन और एक कागज बरामद किया और वापस लौटा। उसने ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल के नीचे पड़ी एक पत्रिका उठाई
और पत्रिका को कागज के नीचे लगाकर कागज और पेन चंदानी की तरफ बढ़ाया। तुमने डॉक्टर को फोन कर दिया? वह आशापूर्ण स्वर में बोला। अभी नहीं। विमल बोला। मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे। मरोगे तो इतनी आसानी से नहीं मरोगे। यह क्या है? कागज है, पेन है, क्या करूं इसका? अपनी करतूत अपनी हैंडराइटिंग पर इस पर दर्ज करो। हरगिज नहीं। विमल ने आ भरी। उसने कागज पेन उसकी गोदी में डाल दिया और नीचे झुककर उसकी टांग पर मजबूती से बंधा मफलर खोल दिया। अब देखना, वह भावहीन स्वर में बोला। चंदानी ने दहशतनाक निगाहों से जख्म की तरफ देखा जहां से खून एकाएक फिर बहने लगा था। मफलर बंधा होने की वजह से जख्म पर जो खून का थक्का जमा था वह खून के नए प्रवाह के आगे न टिक सका। अब क्या ख्याल है? विमल बोला। मेरा खून बंद करो। चंदानी आतंकित भाव से बोला। खुद बंद कर लो। मैं मफलर नहीं बांध सकता, मैं जोर नहीं लगा सकता। कोशिश करके देख लो। मैं नहीं कर सकता। प्लीज खून बंद करो, भगवान के लिए खून बंद करो। तुम लिख रहे हो? हाँ हाँ, जो तुम कहो मैं लिखता हूँ। जो मैं कहूँ नहीं, जो हकीकत है। हाँ हाँ। विमल ने मफलर फिर बांध दिया। मैं मर जाऊंगा, वह कह रहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मफलर बंधा होने की वजह से ऐसा होने में वक्त लगेगा। तुम जितनी जल्दी लिखकर खत्म करोगे उतनी ही जल्दी मैं डॉक्टर को फोन करूंगा। लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम जितनी मर्जी देर लगाओ, मुझे कोई जल्दी भी नहीं। लेकिन देखना, थोड़ी देर बाद तुम्हारे में कलम पकड़ने जितनी भी ताकत ना रहेगी। और फिर मैं लिखता हूँ। कांपते हाथों से उसने कागज पेन संभाला और बोला। क्या लिखूं? तुम्हें पता है, मैंने सोनपुर जाकर, चंदानी ने बोल बोलकर लिखना शुरू किया, डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया ताकि मेरे नए चेहरे का राज न खुल पाए। डॉक्टर स्लेटर अपने ऑफिस में बैठा था जिसकी एक खुली खिड़की में से मैंने उसे शूट कर दिया था। फिर आज आई एक टेलीफोन कॉल से मुझे लगा कि कोई मेरा राज जानता है। मुझे उसके यहाँ आने की उम्मीद थी, इसलिए मैं नौकरों चाकरों को छुट्टी देकर उसके यहाँ आने का इंतजार करने बैठ गया था। वो क्या नाम था उसका? सोलंकी। सोलंकी यहाँ पहुंचा तो मैंने उसे शूट कर दिया था और काफी है, नीचे साइन करो। उसने इबारत के नीचे HJM चंदानी लिखा। दूसरा नाम भी लिखो, प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाला। उसने हरीश जेठामल मूंद चंदानी लिखा। गुड, विमल बोला। उसके हाथ से कागज लिया। उसने कागज को 2 बार तय किया और उसे अपनी जैकेट की भीतरी जेब में रख लिया। अब तुम मुझे डॉक्टर बुला के दोगे? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं नहीं। वह आतंकित हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेजने का इंतजाम करने वाला हूँ। मैं इस हालत में डॉक्टर के पास कैसे जा सकूंगा? जा सकोगे। जो डॉक्टर मेरे जहन में है उसके पास जा सकोगे। किसके पास? डॉक्टर अर्ल स्लेटर के पास। विमल ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पर बंधा मफलर खोल दिया। बुधवार सुबह 11 बजे के करीब मुबारक अली को ACP देवड़ा के पुलिस हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस में पेश किया गया। तुमने जो लिखना था लिख लिया? देवड़ा ने पूछा। हाँ, मुबारक अली कठिन स्वर में बोला। उसने देवड़ा को कॉपी के तय किए 5-6 कागज दिखाए। अपुन ने अपना मुकम्मल बयान लिखकर ये कागज कॉपी में से फाड़ लिए हैं। लाओ। देवड़ा ने हाथ बढ़ाया। मुबारक अली ने इनकार में सिर हिलाया। क्या मतलब? अपना यह बयान अपुन कमिश्नर साहब को देना मांगता है। क्यों? देवड़ा के माथे पर बल पड़े। बाप, सोहल की गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम भी तो है। तो मेरे को जेल करा के इनाम आप लोग खा गए तो क्या वक्ता है? अपुन यह बयान पुलिस के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फुल बड़े साहब के सिवाय किसी और को नहीं देने का है। फालके। देवड़ा गर्ज पड़ा। इसके हाथ से कागज छीन लो। किसी ने? मुबारक अली गला फाड़ कर चिल्लाया। मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं सारे कागज खा जाऊंगा। उसकी तरफ बढ़ते फाल्के और 2 हवलदारों के कदम ठिठक गए। फाल्के ने प्रश्न सूचक निगाहों से देवड़ा की ओर देखा। इस स्टंटबाजी का कोई फायदा है मुबारक अली? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अपुन जो बोल दिया। और अपुन कमिश्नर से मिलने को बोला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रधानमंत्री से नहीं। कमिश्नर साहब बहुत बिजी हैं वो। बाप, सारे फैसले खुद ही लिए जा रहे हो। जरा कमिश्नर साहब से भी तो बात करो। क्या पता वो इतने बिजी ना हो। तुम्हारी जिद बेहुदा है। बेहुदा आदमी जो ठहरा मैं, और मेरी समझ से बाहर है। मुबारक अली खामोश रहा। फिर देवड़ा ने हिचकिचाते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। कमिश्नर का ऑफिस इमारत की पहली मंजिल पर था। देवड़ा, फाल्के और 2 सशस्त्र हवलदारों की निगरानी में मुबारक अली को कमिश्नर के ऑफिस में ले जाया गया। सुना है? कमिश्नर उसे सिर से पांव तक देखता हुआ बोला। तुम अपना कोई हल्फिया बयान सिर्फ मुझे सौंपना चाहते हो? जी हाँ, मुबारक अली बड़े अदब से बोला। क्या है उस बयान में? उसमें पूरा बयान है कि कैसे जौहरी बाजार में 2 बार डकैती की कोशिश हुई और उसमें कौन कौन शामिल थे। उसमें सोहल का अता पता भी है। अपन सोहल तक पहुंचने का बाकायदा नक्शा बनाए लाए। ऐसा? कमिश्नर के नेत्र चमक उठे। जी हाँ, वो बयान कहाँ है? मेरे पास है, मुझे दो।
देता है बाप, तुम्हारे लिए तो लाया है, पर पहले अपन एक बात पक्की कर लेना मांगता है। क्या? कि अपन को सजा भी होएगा तो छूटने के बाद सोहेल को पकड़वाने पर लगे इनाम की रकम अपन को मिलेगा। जरूर मिलेगी। यह बात अपन तुम्हारे मुंह से सुनना मांगता था बाप, अब सुन लिया। हाँ, और यकीन भी आ गया। तो लाओ फिर कागजात दो फौरन बाप, अभी का अभी। मुबारक अली कमिश्नर की विशाल मेज का घेरा काटकर उसके पहलू में पहुंचा। उसने हाथ लंबा करके कागज कमिश्नर को सौंप दिए। कमिश्नर ने कागजों को उल्टा पलटा। मुबारक अली की हिंदी पढ़ने में उसने दिक्कत महसूस की तो उसने नक्शे वाला पुष्ट निकाला। नक्शे पर कई जगहों के नाम लिखे थे और कई गलियों और सड़कों को दर्शाती आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई दिखी। यह क्या है? फिर कमिश्नर उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कहाँ है यह शोलापुर हॉल जिसके बाजू में होटल में इस वक्त सोहल मौजूद है? एलियन रोड पर। वो कहाँ है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना इस रोड का। मैं समझाता है। मुबारक अली एकाएक आगे बढ़कर कमिश्नर की कुर्सी के पहलू में पहुंच गया। बाप, यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हुआ और यह बाजू में। उस घड़ी कमिश्नर की निगाह कागज पर बने नक्शे पर थी और कमरे में मौजूद पुलिसों की निगाह कमिश्नर पर थी। एकाएक मुबारक अली ने झपट्टा मारकर कमिश्नर की कुर्सी के पीछे मौजूद बंद खिड़की के शीशे के पल्ले खोले और बाहर छलांग लगा दी। ऑफिस में हाहाकार मच गया। पहले सबने यही समझा कि मुबारक अली ने आत्महत्या करने की नीयत से बाहर छलांग लगाई थी, लेकिन जब वे एक दूसरे से उलझते खिड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मुबारक अली खिड़की की चौखट से एन नीचे प्रोजेक्शन से नीचे पार्किंग में खड़ी एक मारुति वैन की छत पर था, जो कि बुरी तरह से पिचक गई हुई थी। और वहां से एक पहले से ही स्टार्ट खड़ी उस मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कूद चुका था, जिसका ड्राइवर एक ऐसी हेलमेट पहना था जिससे उसका मुकम्मल चेहरा ही ढका हुआ था। किसी के मुंह से पकड़ो की आवाज भी निकलने से पहले मोटरसाइकिल वहां से दूर भागी जा रही थी। तब तक नीचे कंपाउंड में मौजूद पुलिसियों को पकड़ो पकड़ो की दुहाई सुनाई दी। तब तक वहां पकड़ने को कुछ भी नहीं रखा था। फिर कमिश्नर खुद कई टेलीफोन ठकठकाने लगा। देवड़ा कंट्रोल रूम की तरफ भागा और फाल के नीचे को दौड़ा। पुलिस की पहली जीप हेडक्वार्टर से निकलने से पहले ही मोटरसाइकिल सड़क पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब तक वायरलेस पर रोड ब्लॉक्स के आदेश दंदनाए जा चुके थे। मोटरसाइकिल क्राफोर्ड मार्केट की पार्किंग में जाकर रुकी। तत्काल ड्राइवर ने हेलमेट उतारकर मोटरसाइकिल के हैंडल पर टांग दी। ड्राइवर वागले था। उसने मुबारक अली की बांह पकड़ी और उसे करीब खड़ी एक डिलीवरी वैन तक ले गया, जिसके पिछले भाग का दरवाजा खोले इरफान खड़ा था। उनके वैन के भीतर दाखिल होते ही इरफान ने दरवाजे के पट बंद कर दिए और स्वयं वहां से हट गया। वैन के भीतर वागले ने मुबारक अली को टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पहने जाने वाली खाकी वर्दी, बमाई चपरास और टोपी दी, जो कि मुबारक अली ने पहन ली। खुद वागले ने अपनी चमड़े की जैकेट और पैंट उतारकर एक शानदार सूट पहन लिया। उसने वैन का पिछला दरवाजा खोला। एन उसी घड़ी वहां एक टैक्सी आकर रुकी। इरफान टैक्सी की ड्राइविंग सीट से हटा और पीछे बैठ गया। वागले और मुबारक अली वैन से बाहर निकले। मुबारक अली ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वागले पीछे इरफान के साथ बैठ गया। मुबारक अली टैक्सी वहां से निकालकर सड़क पर ले आया। मोटरसाइकिल और डिलीवरी वैन दोनों चोरी की थी, जो कि पिछली पार्किंग में खड़ी रह गई। धारावी तक उन्हें 3 जगह रोड ब्लॉक मिला, लेकिन वे निर्विघ्न तीनों जगह से पार हो गए। एक तो पुलिसियों का प्रमुख निशाना मोटरसाइकिल सवार था और दूसरा हर पुलिसिये ने तवज्जो टैक्सी की सवारियों की तरफ दी, न कि टैक्सी के ड्राइवर की तरफ। अब हमें उतार दो। धारावी पहुंचते ही वागले बोला, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मंजूर। मुबारक अली बोला, छुड़वाने का शुक्रिया ऊपर वाले का अदा करो। तुम्हारी कमिश्नर के सामने पेशी की बात कबूल न की जाती तो स्कीम फेल थी। हाँ, मुबारक अली के चेहरे पर पहली बार हंसी आई। 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदने पर तो अपन का उधर ही काम हो जाता। यह कुछ रुपये रखो। वागले ने नोटों की एक मोटी गड्डी उसे थमाई। तुकाराम ने भेजे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। तुकाराम को मेरा सलाम बोलना। मुबारक अली कृतज्ञ भाव से बोला और बोला, अगर मुबारक अली जिंदा रहा तो कभी उसके किसी काम आके दिखाएगा। बोल दूंगा। टैक्सी और मुबारक अली को वहां छोड़कर वागले और इरफान अली वहां से विदा हो गए। बृहस्पतिवार की दोपहर से पहले विमल फिर सोनपुर में था। नल सरोवर से अहमदाबाद तक वह सोलंकी की स्टेशन वैगन में आया था, लेकिन फिर भी वह उसी रात को राजनगर की ट्रेन नहीं पकड़ सका था। बुधवार को दोपहर बाद चलने वाली गाड़ी पर वह अहमदाबाद में सवार हुआ था, जिसने उसे अगली सुबह राजनगर पहुंचाया था, जहां से बस द्वारा वह सोनपुर पहुंचा था।
उसके आगमन की आहट पाकर जैक और रिची इमारत से बाहर निकले। जैक एक बैसाखी का सहारा लिए था और उसका चेहरा बदरंग पड़ा था। दोनों की सूरतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे लौटा देखकर वे सख्त हैरान थे। हमें, रिची बोला, उम्मीद नहीं थी कि तुम लौट कर। दिख रहा है मुझे, विमल बेसब्रेपन से बोला। हेल्गा कहाँ है? सोलंकी कहाँ है? जैक बड़े झगड़ालू स्वर में बोला। लगता है, विमल का स्वर हिंसक हो गया, अभी तेरे दूसरे पांव को भी गोली की सेक की जरूरत है। मैंने पूछा है हेल्गा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। विमल को दोनों आदमियों के पीछे दरवाजे से जरा भीतर खड़ी हेल्गा दिखाई दी। वह बड़ी मजबूती से अपने दोनों हाथों में एक राइफल थामे थी, जिसकी नाल का रुख विमल की छाती की तरफ था। पहले कभी रिवॉल्वर थामी है? विमल बोला। खबरदार, जरूरत तुम्हारे खबरदार होने की है। जैसी राइफल थामे हो वैसे ही घोड़ा खींचोगी तो गोली आसमान की तरफ जाएगी, तुम्हारी कलाई में मौच आ जाएगी। टूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और तुम ड्रम की तरह जो कि तुम हो पीछे फर्श पर लुढ़की पड़ी होंगी। मेरी फिक्र मत करो, हेल्गा सख्ती से बोली। मुझे यह बताओ कि वापस कैसे आ गए तुम? कैसे आ गए से क्या मतलब? मैंने कहा था कि मैं वापस लौटूंगा। सोलंकी का है? मर गया। चंदानी ने उसका खून कर दिया। चंदानी ने या तुमने? चंदानी ने, विमल बहुत सब्र से बोला। वो आगे बढ़ा। हेल्गा कुछ क्षण राइफल ताने खड़ी रही, लेकिन फिर विमल को रुकता ना पाकर, उसे अपने सिर पर आन खड़ा पाकर उसने राइफल झुका ली। अंदर चलो, विमल उनसे पहले भीतर दाखिल होता हुआ बोला। तुम लोगों को कुछ दिखाना है। विमल उस गैलेरिया में आगे बढ़ा जिसमें डॉक्टर स्लेटर का ऑफिस था। तो पीछे तीनों सिर जोड़कर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे। तीनों में से सिर्फ हेल्गा की आवाज रह रहकर ऊंची हो जाती थी। ऑफिस पहुंचकर विमल डॉक्टर स्लेटर की विशाल टेबल से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। तीनों पिछली बार की तरह उसके सामने आन खड़े हुए। हेल्गा आगे और जैक और रिची उससे तनिक पीछे उसके दाएं बाएं। हेल्गा ने राइफल फिर उसकी तरफ तान दी। विमल हंसा। मैं इसे जरूर चलाऊंगी। हेल्गा दांत पीसती बोली। बिना इस बात की परवाह किए कि यह मुझे चलानी नहीं आती है, बिना इस बात की परवाह किए बिना कि इसमें से निकली गोली किधर जाएगी, उससे तुम मरोगे या कोई और। तुम चलाना क्यों चाहती हो इसे? क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा लौटना मुझे हैरान कर रहा है। मैंने कहा था मैं लौटूंगा। हाँ कहा था। यानी कि तुम्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी मेरे लौट के आने की? क्यों लौटे हो? जवाब में विमल ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, हेल्गा चिल्लाई। मेरी जेब में एक कागज है जिसे निकाल कर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कागज ही निकले, वो चेतावनी भरे स्वर में बोली। विमल ने जेब में हाथ डालकर चंदानी का लिखा कागज निकालकर उसे खोलकर सीधा किया और आगे बढ़ाकर हेल्गा की तरफ बढ़ाया। हेल्गा तनिक हिचकिचाई। कागज थामने के लिए राइफल से एक हाथ हटाना जरूरी था और एक हाथ से राइफल चल नहीं सकती थी। अंत में उसने रिवॉल्वर रिची को सौंपी और बोली, निगाह रखना इस पर। रिची ने सहमति में सिर हिलाया और राइफल लेकर विमल की तरफ तान दी। हेल्गा ने कागज लेकर उसे अपने सामने यूं करके पढ़ना आरंभ किया कि जैक और रिची भी पढ़ सके। विमल मेज के साथ टेक लगाए प्रतीक्षा करता रहा। फिर सबसे पहले हेल्गा ने कागज पर से सिर उठाया। यह कागज, वह बोली, जाली भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? विमल झुंझलाया। देख नहीं रही हो कि नीचे चंदानी का असली नाम भी लिखा है, हरीश जेठामल मूल चंदानी। तो क्या हुआ? तो यह हुआ मूड औरत कि तुमने मुझे सिर्फ चंदानी नाम बताया था। अगर यह कागज मैंने जाली बनाया है तो मुझे कैसे मालूम हुआ कि चंदानी का असली और पूरा नाम हरीश जेठामल मूल चंदानी है? यह ठीक कह रहा है, रिची बोला। चंदानी तुम्हें यह लिखकर देने को तैयार कैसे हो गया? हेल्गा पूरी ढिठाई के साथ बोली। वो मेरी गोली से घायल हुआ था और डॉक्टरी इमदाद के लिए पुकार रहा था। ऐसी हालत में वो मेरा कहा मानने से इनकार नहीं कर सकता था। फिर तो यह जबरदस्ती हासिल किया हुआ बयान हुआ। ऐसा बयान झूठा भी हो सकता है। ऐसा खुद को फंसाने वाला झूठ बोलने से उसे क्या फायदा? उसे नहीं, तुम्हें तो फायदा है ऐसे झूठ से। मुझे क्या फायदा? इस तरह तुम हमें यह यकीन दिला सकते हो कि डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी को तुमने नहीं मारा। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी को मारने की? ताकि तुम्हारे नए चेहरे का राज न खुले। तो फिर मैंने पिछली ही बार तुम लोगों को मार क्यों नहीं दिया? हेल्गा को कोई जवाब ना सूझा। यह ठीक कह रहा है, रिची बोला। यह हमें बातों में उलझा रहा है, हेल्गा भुनभुनाई। हेल्गा यह ठीक कह रहा है। अगर इसने डॉक्टर का और सोलंकी का कत्ल किया होता तो इसने हमें भी जिंदा ना छोड़ना था। इसे क्या जरूरत है हमें बातों में उलझाने की? होगी कोई जरूरत? हेल्गा पुनः जिद भरे स्वर में बोली। मुझे इस आदमी का भरोसा नहीं, मुझे खुद तुम्हारा भरोसा नहीं। विमल चिढ़कर बोला। मुझे तो तुम तीनों ही एक नंबर के अक्कल के अंधे लग रहे हो। और खबरदार, हेल्गा ने रिची के हाथ से राइफल झपट कर विमल की तरफ तान दी। खबरदार जो। हेल्गा, रिची विरोधपूर्ण स्वर में बोला। जरा सब्र से तो काम लो। जब यह आदमी हमारे साथ ठीक से पेश आ रहा है तो हमें भी इसके साथ ठीक से पेश आना चाहिए। जो यह कह रहा है ठीक कह रहा है।
इसने इतनी शिद्दत से यह साबित करने की कोशिश की है कि इसने डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी का कत्ल नहीं किया, जबकि आसान काम इसके लिए यही था कि पिछली बार में ही यह हम तीनों को मार डालता। मैं इसकी जगह होता और मैंने डॉक्टर साहब का कत्ल किया होता तो मैं यकीनन यही करता। लेकिन और फिर खुद अपना कहा याद करो, इसके यहाँ से जाने के बाद तुमने कहा था कि यह लौट कर नहीं आने वाला और यही इसके कातिल होने का सबूत होगा, लेकिन यह तो लौट कर आ गया है। हेल्गा के चेहरे पर गहन अप्रसन्नता के भाव उभरे। प्रत्यक्षतः उसे यूं जिच हो जाना पसंद नहीं आ रहा था। फिर उसने कंधे उचकाए और बोली, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। कैसा है? विमल बोला, कैसा हो सही? कैसे ही सही? तो मंजूर तो करते ही हो ना कि डॉक्टर स्लेटर का कत्ल चंदानी ने किया था? हाँ, वो यूं बोली जैसे कबूल करते उसका कलेजा फटा जा रहा हो। फिर उसने यूं रिची की तरफ देखा जैसे उसे किसी मदद की आवश्यकता हो। हेल्गा, रिची धीरे से बोला, इस आदमी ने बहुत जहमत उठाई है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। मेरे ख्याल से अब हमें इससे हकीकत छुपाकर नहीं रखनी चाहिए। हेल्गा ने जोर से थूक निकली, उसकी उंगलियां एक एक राइफल पर कस गई। हकीकत? विमल तीखे स्वर में बोला, कैसी हकीकत? हेल्गा ने बेचैनी से पहलू बदला। कहीं तुम मेरे नए चेहरे का पर्दाफाश तो नहीं कर बैठे? खबरदार, वहां से हिलना नहीं। हेल्गा उसकी ओर राइफल तानते हुए बोली। बेवकूफ औरत, विमल असहाय भाव से बोला, इंतजार नहीं हुआ तेरे से? इतना भी इंतजार ना हुआ जितने का तेरे से वादा था। वो क्या है कि? ऋषि बड़े खेदपूर्ण स्वर में बोला, हम में से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम सच्ची अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ख्वाहिशमंद थे। हम समझ रहे थे कि अहमदाबाद भी तुम चंदानी की नहीं सोलंकी की फिराक में गए थे, जो कि एक बार तुम्हारे चंगुल से बच निकला था और तुम उसे दोबारा पकड़कर उसका काम तमाम करना चाहते थे। हेल्गा का तो दावा था कि तुम वापस नहीं लौट आने वाले थे, इसलिए इसे 28 तारीख तक इंतजार करना बेमानी लग रहा था। और हेल्गा कहती थी, अरे भाड़ में झोंको इसको और इसके कहने को। मुझे यह बताओ तुम लोगों ने किया क्या है? मैंने नहीं, हेल्गा ने। अरे इसी ने सही। क्या किया? मेरी खबर पुलिस को कर दी? नहीं तो इकबाल सिंह को। क्या? तुम्हारी फाइल तो यहाँ थी ही। सोलंकी ने उसे अपडेट भी किया हुआ था। वो फाइल यह बताती थी कि तुम्हारे नए चेहरे की जानकारी पुलिस से ज्यादा कारआमद इकबाल सिंह के लिए हो सकती थी। तो हमने इकबाल सिंह को फोन किया और फिर इकबाल सिंह के निर्देश पर रजिस्टर्ड डाक से फाइल को मुंबई भेज दिया। शाबाश। कोई कुछ ना बोला। ये कब की बात है? सोमवार की। यानी कि मेरे पीठ फेरते ही तुम लोगों ने मेरा कल्याण कर दिया। तीनों उससे निगाहें चुराने लगे। अपनी उस करतूत के बाद भी तुम लोग यहाँ मौजूद क्यों हो? यहाँ इकबाल सिंह का एक आदमी आने वाला है। इस बार जवाब ऋषि ने दिया। काहे को? हमें रुपया देने। इकबाल सिंह ने कहा था अगर फाइल उसके मतलब की हुई तो हमें उसकी करारी कीमत मिलेगी। कितनी? 10 लाख। अपनी काली जुबान की कीमत। विमल ने आग्नेय नेत्रों से अब भी उसकी तरफ राइफल ताने खड़ी हेल्गा की तरफ देखा। तूने 10 लाख रुपए लगाई? मैंने तो हेल्गा को कहा था कि भारी गलती की मैंने तुम लोगों को भरोसे के काबिल समझकर। कितना बढ़िया होता मेरे लिए अगर मैंने पहली बार ही यहाँ आते ही तुम तीनों को शूट कर दिया होता। तो उसने आगे बढ़कर हेल्गा के हाथों से राइफल नोच ली। अभी भी मैं यही करूं तो क्या हर्ज है? तुम समर्थ आदमी हो। अब जैक पहली बार बोला। उसके स्वर में आतंक का स्पष्ट पुट था। आखिर विमल की गोली का मजा तो सिर्फ उसी ने चखा था। तुम फिर नया चेहरा हासिल कर सकते हो। नहीं कर सकता, विमल बोला। डॉक्टर स्लेटर ने कहा था कि ऐसा ऑपरेशन जिंदगी में एक ही बार मुमकिन था। हो जो हुआ। ऋषि बोला, हमें उसका सख्त अफसोस है। मुझे दिखाई दे रहा है अफसोस। अब जैक गिड़गिड़ाया, अगर तुम हमारी जान बख्शी कर दो तो। वो तो मैंने कर दी। विमल गहरी सांस लेकर बोला, तुम मेरा जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हारी जान लेने से मुझे क्या फायदा? मूर्ख को मारने की मूर्खता करने से मुझे क्या हासिल? तीनों के सिर झुक गए। विमल ने राइफल एक और फेंक दी और फिर भारी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। सिर्फ कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी की अहम तरीन मुराद पूरी करके जो नया चेहरा हासिल करके वह वहां से विदा हुआ था, वह आज उससे छिन चुका था। सोलंकी की आखिरी हिदायत जैसे उसके लिए श्राप बन गई थी। उसने ठीक कहा था कि अगर वह जिंदगी में दोबारा कभी वहां लौट कर आया तो उससे उसका नया चेहरा छिन जाएगा। नया चेहरा चाहे सोलंकी ने खुद नहीं छीना था, लेकिन छिन वो उससे चुका था। पता नहीं अभी उसके कितने इम्तिहान और बाकी थे। पता नहीं एक आवारागर्द कुत्ते की तरह दूर दूर करती उसकी जिंदगी में अभी कितनी देर और यूं ही आगे घिसटना था। दाता तू करता करण में नाही, जा हो करो न कोई। वह इमारत से बाहर निकला। उसने अपने सामने निगाह दौड़ाई। अब जाना कहाँ? समाप्त।